नमस्कार, तिरंगा एसी न्यूज में आपका स्वागत है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। ये समाचार चैनल माता वैष्णो देवी काशी धाम ट्रस्ट द्वारा संचालित है। कृपया चैनल को संचालित करने में माता वैष्णो देवी काशी धाम ट्रस्ट का सहयोग करें। नमस्कार, तिरंगा एसी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं विशाल चौरसिया आज वाराणसी के बरेका यानी कि बीएलडब्ल्यू बनारस रेल कारखाना के अभियंता श्री आलोक सिंह बेताब जी से आपकी मुलाकात करा रहा हूं। आलोक सिंह बेताब जी से मुलाकात कराने का मकसद ये है कि आप अभियंता होते हुए भी साहित्य की दुनिया से जुड़े हुए हैं। साहित्य की दुनिया का मतलब ये भी होता है कि साहित्य में रुचि रखना, लेकिन एक मकसद ये भी होता है कि अपनी भावनाओं को कलम के माध्यम से जनता तक पहुंचाना। आपने भी इस क्षेत्र में रहते, सरकारी सेवा करते हुए भी पुस्तकें भी लिखी हैं, जिसमें एक है क्रेन, एक है दिल की किताब और एक है यादों की बारात और एक संवेदना। इन सबके बीच आप समय निकाल लेते हैं, जबकि कंप्यूटर का युग में, टेलीविजन के युग में, और खासकर अभी एक नया गैजेट है जिसको सेलफोन या मोबाइल कहा जाता है। लोग अपने परिवार में रहते हुए भी अपने परिवार को समय नहीं दे पाते हैं। बगल में बच्चे हैं, पत्नी है, लेकिन वो कहीं टीवी पे बिजी हैं, कहीं कोई कंप्यूटर पे बिजी है, कहीं कोई मोबाइल बिजी है, कोई फोन एक एक घंटा बात कर रहा है। उसके बावजूद आपने 4 पुस्तकें लिखी और अभी भी बीएलडब्ल्यू में सेवा दे रहे हैं। आलोक जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। आप की रुचि जो है, सबसे पहले तो जानना चाहते हैं कि साहित्य में कब से हुई, क्योंकि एक जो खासकर जिसको पहले इंजीनियर कहा जाता था, इंजीनियर, तो इंजीनियरों का एक सोच खासकर मैथ से लेकर के होता था और कुछ इस टाइप के विज्ञानों को लेकर के। तो इस तरह की पुस्तकों को लिखना, मनोभाव को अपने कलम के माध्यम से उतारना, आपके स्वभाव में ये कब से आया? इसको यदि मैं कहूं विशाल जी, तो ये एक पैतृक गुण भी जिसको कहा जाता है, ये मेरी माँ से हम लोग को आया है। मेरी माँ लिखती थी, परंतु उनकी कोई कृति आ नहीं पाई। उनकी पांडुलिपियाँ पड़ी हैं, उसको भी हम लोग भी छपवाने के उसमें है, मगर कुछ अधूरी है, उसको पूरा करना। साथ ही मेरे भाई, बड़े भाई संतोष सिंह जी भी साहित्यकार हैं, उनकी रचनाएं आ चुकी हैं पुस्तक के रूप में। इन लोगों की प्रेरणा से मैं लेखन के क्षेत्र में आया हूं। साथ ही जो ये समाज में घट रहा है, आज की विषम परिस्थितियां हैं, लोग आदमी आदमी से कट रहा है, इन सब को देखते हुए जब मन खिन्न होता है, या कोई चीजों को देखते हैं कि परिवार टूट रहा है, ये ऐसा नहीं है कि ये केवल समाज में हो रहा है, हमारे घर नहीं हो रहा, आपके घर नहीं हो रहा, ये सबके घर हो रहा है। इन सबको देख करके बड़ा कष्ट होता है। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए एक समाज में संदेश जाए कि हम एकजुट रहें, हम अपने बड़े बुजुर्गों, बच्चों का ध्यान रखें,
इसको एक अच्छा संदेश देने के लिए मैंने इस कलम को उठाया है और जिस पे मैं लेखन कर रहा हूं। आपकी पुस्तक है, कृति है यादों की जलती रेत कविता संग्रह। इस कृति में जैसे लगता है कि जीवन का एक ऐसा दर्द है जो खासकर अपने बच्चों को लेकर के है कि हमने उनका पालन पोषण किया, उनको बड़ा किया, उनको चलना सिखाने से लेकर के और स्थिति तक पहुंचाने का, वो अपने पैरों पर खड़ा भी हो जा रहा है, लेकिन फिर वो अपने माँ बाप को छोड़ के अपनी दुनिया में बिजी कहिए या सिमट जाना कहिए या जानबूझ के कटने का प्रयास करता है और इस समय कट जाता है। तो उस समय जो खासकर पिता के दिल पे या उसके जो भी अभिभावक हैं, चाहे दादा हों, चाहे चाचा हों, चाहे बड़े पिताजी हों, जो भी हैं, उनको कैसा महसूस होता है, स्थिति से झलकता है। तो ये भाव आप में कैसे आया कि इस विषय पे, या आपके जीवन में ऐसा कोई किसी कोने में दर्द है जो आपने इस कलम के माध्यम से उजागर किया है इस कृति में, पुस्तक में? विशाल जी, आज जो संयुक्त परिवार हम लोगों ने देखा है, आज एकल परिवार होता चला जा रहा है। संयुक्त परिवार में एक आदमी कमाता था, परंतु वो मालिक नहीं होता था। मालिक कोई और होता था जो बड़ा होता था और वो पूरे परिवार को एक साथ लेके चलता था, और कभी भी जो कमाता था उसको पता नहीं चलता था कि हमारा भी बेटा कैसे पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है, कैसे वो कर रहा है। जो मालिक होता था वो उसकी जिम्मेदारियां होती थी, वो पूरी जिम्मेदारियों को निभाता था। परंतु आज की तिथि में आप देखिए तो एकल परिवार हो रहा है। यदि बच्चा हमारा लायक है, पढ़ा लिखा है, तो हमको छोड़ के कहीं बाहर चला जाता है। यदि नालायक है तो हम अब तो उसके साथ नहीं रहना चाहते हैं, क्योंकि वो मुझे ही लूटने को, खसोटने को तैयार बैठा है। इन सब स्थितियों को देखते हुए काफी कष्ट होता है। बहुत सी चीजें आती हैं पत्रिकाओं में, कोई मरा हुआ 6-6 महीने बाद फ्लैट में मिला, 80 करोड़ की संपत्ति का मालिक भी बेसहारा है, जिसके घर के लोग डॉक्टर, जज, इंजीनियर हैं, वो भी अनाथ आश्रम में पढ़ रहा है, वृद्धाश्रम में पढ़ रहा है। यदि हमारे बीच में अंदर में कहीं संवेदना जीवित है तो हमें कष्ट होना है। इन सब परिस्थितियों को देखता हूं, और आज हमारे भी बच्चे जो हैं, वो यदि हम चाहें कि वो हमारे तरह निकल जाएं, तो ये पॉसिबल नहीं होता। क्योंकि यदि हम अपने पिता का 100% कर रहे हैं तो हमें ये उम्मीद करनी चाहिए कि हमारा बेटा उसका 60% ही हमको देगा। क्योंकि आज की जो परिस्थितियां हैं, पश्चिमी सभ्यता की ओर हम ढलते चले जा रहे हैं। तो हमारा लड़का भी यदि हमसे कोई क्वेश्चन पूछ लेता है कि आप मेरा खर्च नहीं दे सकते तो मुझे पैदा क्यों किया, ये बहुत बड़ी सवाल है आज के नई पीढ़ी पे कि भाई ये कोई नहीं, एक समाज को यदि आगे बढ़ाना है, इसलिए समाज के ढंग से अनुसार हमको चलते हुए तुम इस धरती में आए हो। जिस प्रकार मैंने अपनी जिम्मेदारियां निभाई, एक पिता ने अपनी जिम्मेदारियां निभाई कि बेटे को छोटे से बड़ा किया, उसी तरह बुजुर्ग होने पर हमें तुम पालोगे, पोसोगे। परंतु आज ये नहीं हो रहा है। हम तो चाहते हैं कि मैं अपने मां बाप से मुक्ति पा जाऊं, पर मेरा लड़का राम हो, भरत हो, लक्ष्मण हो, शत्रुघ्न हो। जब इन परिस्थितियों को देखता हूं तो मुझे बहुत कष्ट होता है, और इसका असर हम लोग के परिवार पे भी पड़ने लगा है, जिससे बहुत कष्ट होता है। जबकि मेरी भी अभी संयुक्त परिवार है। मेरी पत्नी के थोड़ा स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण मैं और मेरी पत्नी अलग रहते हैं, परंतु मेरा परिवार, मेरे दोनों बच्चे, मेरे भाई साहब का परिवार, मेरे पिताजी, माताजी हम रही नहीं, वो सब लोग एक साथ रहते हैं। और क्योंकि मैं बीएलडब्ल्यू में नौकरी करता हूं, नौकरी के पास रहना है, इसलिए मैं अपने पत्नी के साथ, और थोड़ी सी उनकी तबीयत
नहीं ठीक रहती है, इसलिए मैं यहाँ पे सरकारी आवास में रहता हूँ। एक चीज ये भी है कि जब देश में राजशाही रही होगी तो छोटे देश रहे होंगे, राजशाही थी, लोग आज उसको भले कहें कि अच्छा था बुरा था, क्योंकि हमने जब देखा ना कि कहानियों पढ़ना और महसूस करने में अंतर होता है, तो जिस युग में हमारा जन्म नहीं हुआ उस युग के बारे में हम सिर्फ कहानियों में सुन सकते हैं। नौकरी तो उसमें भी रही होगी, लेकिन राज्य छोटा था तो नजदीक रहे होंगे। लोकतंत्र भी आया, देश आजाद भी हुआ, एक बहुत बड़ा देश हो गया, और हम लोग का सौभाग्य है कि हम लोग का जन्म ही जो लोकतांत्रिक देश में हुआ। उसके हम लोग के समय से हम भी शिक्षा लिए हैं, आप भी लिए हैं। एक बहुत बड़ी चीजें सबसे ज्यादा उनके लोगों में आ रही है जो शिक्षित है। शिक्षित व्यक्ति अपने बच्चों को भी शिक्षा दे रहा है, लेकिन अब ये लगने लगा है कि जिस तरह की शिक्षा होनी चाहिए, मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि शिक्षित होने बुराई नहीं है, नौकरी करने बुराई नहीं है, लेकिन जो ट्रांसफर का भी चक्कर है कि या नौकरी दूर मिलने का ये भी है कि दाना पानी किसके नसीब में कहाँ है। ये कोई एक नौकरी वाला ही कहीं जाता है, लोग व्यापार करने भी जाते हैं। उसका तो सीधा उदाहरण हमारे सत्यनारायण कथा में भी है। हाँ हाँ, कि व्यापार करने भी जाना पड़ता है, जो जहां जाता है बस भी जाता है, दूर हो जाता है, लौट कर नहीं आ पाता। लेकिन जो परिवार से चाहे किसी पर वजह से दूर चला गया, अंत में जड़ खोजता है, लेकिन तो जड़ भी खत्म हो चुका होता है। वो हमारी मिट्टी भी शायद कहिए जाए तो खत्म हो जाती है, चाहे जो परिस्थिति हो। मतलब कहने का तात्पर्य है कि किसी और ने वहां मकान बना लिया, या कोई नहीं रहा, किसी ने कब्जा किया, या किसी ने खुद ही बेच दिया कि भैया रहना नहीं है। लेकिन जब एक समय ऐसा आता है, कभी महसूस भी होता है, बहुत देर हो चुकी होती है। अब अपने बच्चों को दोष दिया जाए या इस बात को दोष दिया जाए कि हमने, जैसे वो कहते हैं कि आपने हमें जन्म क्यों दिया। लेकिन कभी कभी अब समाज में हम लोग उम्र कभी कभी लगता है बच्चों को हमने इतना पढ़ाया तो कहीं ज्यादा पढ़ा के गलती तो नहीं कर दी, क्योंकि वो फिर उस स्टेटस की या उस तरह से जीविकोपार्जन का साधन खोजता है। किस्मत अच्छी होती है तो अच्छे जॉब भी मिल जाते हैं, लेकिन वो आपके मन मुताबिक जगह पे नहीं मिलते। और जब वो चला जाता है फिर वहां के आदत पड़ जाती है नौकरी करते या व्यापार करते, फिर वहीं पे उसको मजबूरी भी है कि कोई ना कोई आवास या कहीं रहने का साधन बनाए अपने परिवार के साथ जीने के लिए। जी। लेकिन आपको एक चीज ये भी है कि संवेदनाएं जो आपने कही, समाज में अपनों के प्रति संवेदनाएं, सही बात यह कि मरती जा रही अपनों के प्रति। और अपनों की परिभाषा यानी हमारा अपना कौन है, यही समझना मुश्किल हो गया है। अब ये तब लोगों को समझ में आता है जब उनके विपत्ति आती है। अभी मैं धार्मिक उससे भी जुड़ा हूं, और धार्मिक तो सभी कहीं ना कहीं होते हैं, चाहे घर में ही पूजा करते हो या ईश्वर को याद करते हो किसी न किसी रूप में। ऐसा मेरा मानना है, कुछ नहीं भी होंगे जो अपने को नास्तिक मानते हैं, उनसे मेरा कोई दुर्भावना भी नहीं होता है कि सबका अपना जीने का तरीका है, अपनी परिस्थितियां, अपनी सोच है। लेकिन अब एक नया प्रश्न शुरू होता जा रहा है, लोग कहीं ना कहीं खासकर सोशल मीडिया आ गया है, अरे किसी के यहाँ तेरही में नहीं जाना चाहिए, ये कर्मकांड होगा। लेकिन ये कहीं नहीं लिखा है कि उसका पैसा आप खर्च कराइए। अरे आप उसके दुख में अगर नहीं गए तो फिर आपके सुख में जाने क्या मतलब है। मत तेरही में उसके पैसे खाना खाइए, आप अपना उसके यहाँ दान पुण्य करके, लेकिन उसके दुख में नहीं जाएंगे तो वो तो उससे ज्यादा दुखी हो जाएगा। हो सकता है तो जल्दी मर जाए, सुसाइड खुद ही कर ले कि अब अकेले कोई कंधा भी नहीं मिल रहा उसको रोने के लिए। अब समाज में ऐसा हो रहा है कि लोग मर जा रहे हैं, 3-3 4-4 दिन करोड़पति अरबपतियों की लाशें पड़ी रह रही हैं, और आप भी जान रहे चीजों को, समाचार के माध्यम से भी आ रहा है, सब कुछ है। और किसी के बच्चे जो जिंदगी भर दूसरों को नीचा दिखाने के लिए ज्ञान देते थे कि हमारा बच्चा अमेरिका में ये है वो है, तुम्हारा बच्चा कुछ नहीं कर पाया, लेकिन उनकी लाश जिसको सड़ते देखा गया है, बच्चे आ भी नहीं रहे, आ भी रहे तो 3 दिन बाद आ रहे,
जिसको कहा जाता है दाह संस्कार, या जिसके जो रिवाज करके चले जा रहे हैं, वो हमारे यहाँ कर्मकांड भी पूरा नहीं कर रहे हैं कि सबसे मुलाकात उनकी हो पाए, और वो भी किसी दूर जाके मर जाते हैं तो उनके रिश्तेदारों को भी नहीं पता चल पाता है कि उनका क्या हुआ। ये विशाल जी, मैं कहूँगा कि जो मैंने पूर्व में कहा कि ये संयुक्त परिवार और एकल परिवार का जो कंसेप्ट हम लोग के पास आया है, ये संयुक्त परिवार टूटने का ही एक बहुत बड़ा कारण। दूसरा, हम अपनी परंपराओं से टूट गए। हम मैकाले की शिक्षा नीति को अपनाते हैं, परंतु हम अपने गुरुकुल को भूल गए, जो हमें शिक्षा देता था कि हमको कमाना उतना है जिससे हमारा पेट चल सके, हमारे परिवार का पेट चल सके। आज के देश में कमाने की भूख बहुत ज्यादा है। उस समय भी बच्चे जाते थे गुरुकुल में, उनको कहा जाता था कि आप उतना ही अन्न लेके आओगे जितना आज आप खा सकते हो या आपके गुरु और गुरुपत्नी खा सकते हैं। तो और उसमें कोई बड़ा छोटा नहीं होता था। राजा का बेटा है वो भी मांग के लाता था और गरीब का बेटा भी मांग के लाता था। तो एक समानता का भाव सब में आता था। उस पद्धति को हम भूल गए। हम आज जो शिक्षा पद्धति हमारे पास है, हो सकता है कि किसी को मेरी बातें बुरा लगे, परंतु हम नौकर पैदा कर रहे हैं। आज की शिक्षा पद्धति से हम नौकर पैदा कर रहे हैं, न कि हम अपना कोई रोजगार पैदा करने वाला पैदा कर रहे हैं। हम अपने जमीन से कटते चले जा रहे हैं। जो आपने कहा कि लोग व्यापार करने पहले भी जाते थे, परंतु अपने जड़ से वो जुड़े रहते थे, उनका परिवार यहां रहता था, वो वापस आते थे। परंतु आज जो पढ़ के कहीं नौकरी करने विदेश चले गए तो वापस नहीं आते। वो वहीं से कह देते हैं कि यदि उनको सूचना मिल गई कि मेरे माँ बाप नहीं रहे तो वो कह देते हैं कि आप दाह संस्कार कर देना, मैं पैसा भेज दे रहा हूं ऑनलाइन। तो ये जो संवेदनाएं हमारे अंदर खत्म हो रही हैं, ये केवल एकल परिवार की देन है। इसको हमें आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि यदि मैं मानता हूं यदि संयुक्त परिवार है तो हो सकता है कि 20% हमको नुकसान होता हो, परंतु संयुक्त परिवार का 80% हमको फायदा है। एकल परिवार का 80% नुकसान है। हम स्वतंत्र हैं, कोई हमको प्रेशर नहीं बना रहा, कोई हमको कहीं रोक नहीं रहा है, कोई टोक नहीं रहा है। यही केवल एक स्वतंत्रता, हमको 20% मान ले, 10% मान ले, यही है। मगर यदि हमको अपना मकान बंद करके जाना हो तो उसमें चोरी हो जाएगा, नहीं तो हमको कोई आदमी रखना पड़ेगा। जबकि संयुक्त परिवार होता था तो इस तरह की कोई बातें नहीं आती थी। हमको आपको इस समाज को सोचना पड़ेगा कि हम कहां जा रहे हैं, हमारी क्या परंपरा थी, क्या व्यवस्था थी, सामाजिक व्यवस्था थी जिससे हम जी रहे थे, और वही जब छिन्न भिन्न हो रहा है, उसी को हमने अपनी किताबों में लिखने का भी प्रयास किया है। जो मेरी काव्य संग्रह 3 पुस्तक आई है, जो पहली संवेदना, उसमें भी मैंने दर्शाने का प्रयास किया है कि लोगों की संवेदना कैसे खत्म हो रही है। दूसरी किताब आई है यादों की जलती रेत पर, जिसमें मैंने इस समाज के मां बाप जो वृद्धाश्रम में जा रहे हैं, ठीक है हमारे यहां भी 4 बने थे, बाल्यावस्था, युवावस्था, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ, ये 4 चीज थे। परंतु आप इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप पिता को मां को वृद्धाश्रम में भेज दें। ये था कि वृद्धाश्रम में मां बाप को आप एक जगह उनको पारिवारिक दायित्व से मुक्त करते हुए उनकी आप सेवा करें, जो मुझे समझ में आता है। उनको जंगल में ना भेज दें, उनकी सेवा करें, उनको पारिवारिक दायित्वों से मुक्त कर दें। उस समय भी ये था, और परंतु आज उस चीजों को लोगों ने वृद्धाश्रम बना दिया, उनको अकेले भेज दिया। अकेले करने के लिए कभी नहीं कहा गया था। जो मेरी समझ में आती है, तीसरी किताब मेरी दिल की किताब आई है, जो अपने दिल की बातें होती हैं, प्रेम की भी बातें होती हैं,
श्रृंगार की भी बातें होती जो जीवन में बहुत जरूरी है। यदि आप श्रृंगार नहीं है आपके जीवन में तो आप आनंद नहीं ले सकते, मौसम का नहीं ले सकते। और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि उस देश में रहते हैं जहां हर मौसम हमको मिलता है, चाहे वो बरसात हो, चाहे वो जाड़ा हो, चाहे वो गर्मी हो। बसंत का आनंद लीजिए। तो अपने दिल की बातों को लिखने का एक प्रयास किया है। इसके अलावा मैंने एक पुस्तक तकनीकी रूप से एन इंट्रोडक्शन ऑफ द क्रेन हमने लिखा हुआ है, और इस समाज में क्या चलता है इसी आधार पे मैं लिखने का प्रयास करता हूं। और अधिकतर मैं छंदमुक्त रचनाएं लिखता हूं और देखता हूं कि समाज में, और जब विषम परिस्थितियों को देखता हूं तो बहुत बहुत कष्ट होता है। पहले इतना हमने सवाल किया, उसके बाद बस यही कहेंगे कि पहले आप ये हमको बताइए कि आप समय कैसे निकालते, फिर आपके मन की जो है कुछ कविताएं सुनेंगे। जी देखिए, जब कभी अपने, क्योंकि मैं सीनियर सेक्शन इंजीनियर के पद पर बरेका में कार्यरत हूं और एक संस्थान बीएलडब्ल्यू का है जिसका मैं सेक्रेटरी 2005 से इलेक्टेड सेक्रेटरी हूं, सोशल वर्क भी करता रहता हूं। साथ ही साथ मैं नाटक रंगमंच से जुड़ा हुआ हूं और मेरा पहला प्यार रंगमंच है। अच्छा। तो उस पे तहत मैंने अंतर रेलवे नाट्य प्रतियोगिताओं में मैं बहुत भाग लिया हूं और दल प्रबंधक का भी दायित्व मैंने निभाया है। और साथ साथ मैं स्पोर्ट्स के हैंडबॉल टीम का बरेका के दल प्रबंधक के रूप में मैं अपना दायित्व निभाया हूं। इन सब करने के बाद भी जब मुझे लगता है कि कहीं मुझसे चूक हो रही है, समाज में कहीं ये गलती है, इसको सुधारने का प्रयास होना चाहिए, तो कौन सा ऐसा माध्यम हो सकता है जिससे हम इसको सुधार सकते हैं या एक संदेश दे सकते हैं कि नहीं यहां ये गलत है। तो उसके लिए रचना एक बहुत बड़ी चीज है जो हमारे में एक उत्साह भरती है, एक संदेश देती है। यदि अच्छी अच्छी रचनाओं को देखें जिसमें यदि युद्ध का समय हो तो लोगों को में अंदर एक ऊर्जा भरती है, उसी प्रकार ये इस प्रकार की रचनाएं जो समाज की विषमताओं को दिखाती है वो एक संदेश देती है कि हमें इससे सतर्क होना चाहिए और हमको खुद आगे बढ़ के इसको सुधार करना चाहिए। प्रयास यही है और इसी के लिए मैं अपने व्यस्तम समय से भी समय निकाल करके इसको लिखने का प्रयास करता हूं। तो सबसे पहले तो मैं कहूँगा आप संवेदना से कोई अगर आपको रचना याद है तो पहले जो आपको पसंद हो, खास संवेदना की कोई रचना। अभी तो क्योंकि रचना याद नहीं है क्योंकि मैं अभी बीमारी से उठा हूं और रचना चलिए कोई बात नहीं है। मैं आप कहें तो मैं यादों की जलती रेत से एक रचना आपको सुनाता हूं। क्योंकि ये चीजें जो हैं हमें बहुत वो करती हैं। देखिए, मैं एक बच्चे पे ही सुनाता हूं जो एक आजकल के बच्चे अपने माँ बाप के लिए करते हैं कि लाचारी मेरे इसका वो शीर्षक है। आज एक नौजवान को गुर्राते देखा, आज एक नौजवान को गुर्राते देखा, जमीन पर सारे सितारे लाते देखा, कर रहा था खुलेआम सड़कों पर अपने बाहुबल का प्रदर्शन, कर रहा था खुलेआम सड़कों पर अपने बाहुबल का प्रदर्शन। सामने खड़े बुजुर्ग को डराते देखा, सामने खड़े बुजुर्ग को डराते देखा, क्या किया है तुमने मेरे लिए, क्या किया है तुमने मेरे लिए पूछते हुए सड़क पर देखा, क्या किया है तुमने मेरे लिए पूछते हुए सड़क पर देखा। पैदा किया है तो भुगतेगा कौन, पैदा किया है तो भुगतेगा कौन, ये सवाल दागते हुए देखा। बहुत देर तक बुजुर्ग को समझाते देखा, बहुत देर तक बुजुर्ग को समझाते देखा। लिहाज को ताक पर रख बोलते देखा, लिहाज को ताक पर रख बोलते देखा। दिखा रहे जो मुझे बाहों की कटान,
दिखा रहे जो मुझे बाहों की कटान, उस जिम की फीस भराई थी मैंने, उस जिम की फीस भराई थी मैंने, करनी थी पढ़ाई बस अपनी, करनी थी पढ़ाई बस अपनी, उसकी भी पास कराई भरी थी मैंने, उसकी भी पास कराई भरी थी मैंने। हाँ पैदा किया है तुमको दोष है मेरा, हाँ पैदा किया है तुमको दोष है मेरा, उंगली पकड़ कर चलाया करता रहा प्रयास, हमेशा तू चले अच्छी राहों पर, करता रहा प्रयास हमेशा तू चले अच्छी राहों पर तूने मेरे अरमानों पर पानी फेर दिया, दर्द के बादलों ने मुझे घेर लिया, दर्द के बादलों ने मुझे घेर लिया। ये एक पिता का वो है दर्द है कि जिस बेटे को वो एक अच्छी राह देना चाहता है, वो बेटा ही एक, इसी तरह आप एक रचना मैं आपको करना चाहता हूं, क्योंकि एक पिता क्या करता है, अब एक ज्वाइंट फैमिली है या संयुक्त परिवार है तो उसको समय नहीं मिलता, परंतु वो सुकून नहीं मिलता, परंतु वो क्या कर पाता है क्या नहीं कर पाता है, उसके लिए मैं देखिए एक लिखने का प्रयास किया हूं। सुकून के 2 पल मयस्सर हों ये मुमकिन इस जहान में उसे तो नहीं, सुकून के 2 पल मयस्सर हो ये मुमकिन इस जहान में उसे तो नहीं, करता रहा चुपचाप काम लोग और लाते गए, करता रहा चुपचाप काम और लोग और लाते गए, कैसे बैठे वो एक पल फुर्सत में अपने लिए, कैसे बैठे वो एक पल फुर्सत में अपने लिए, लगाकर नजरें उसे लोग लगातार ताड़ते रहे, लगाकर नजरें उसे लोग लगातार ताड़ते रहे, कभी बेटों की फरमाइशें पूरी करनी है, कभी बेटों की फरमाइशें पूरी करनी है, कभी जीवन संवारने की डिमांड देखनी है, कभी जीवन संवारने की डिमांड देखनी है, कभी बूढ़े माँ बाप की दवाइयां लानी है, कभी बूढ़े माँ बाप की दवाइयां लानी है, उसे ऑफिस में भी काम करना है, उसे ऑफिस में भी काम करना है, कभी किसी ने न सोचा वो लड़ता है हर समय, कभी किसी ने न सोचा वो लड़ता है हर समय, अपने बेटों पत्नी के शौक पूरे करने के लिए, अपने बेटों पत्नी के शौक पूरे करने के लिए, होती थी तबीयत खराब तो भी काम करता, होती थी तबीयत खराब तो भी काम करता, कभी भूल से कह दिया उसने मैं भी बीमार हूं, कभी भूल से कह दिया उसने मैं भी बीमार हूं, मात्र एक शब्द कलेजा भेद देता, मात्र एक शब्द कलेजा भेद देता, बेटों और जीवन संवारने में बहाना करते, बेटों और जीवन संवारने में बहाना करते हो, तुम और बीमार, तुम और बीमार इतने हट्टे कट्टे, तुम और बीमार इतने हट्टे कट्टे, जाओ जाकर काम करो, हमारे शौक पूरे करने के इंतजाम करो, तुम और बीमार इतने हट्टे कट्टे, जाओ जाकर काम करो, हमारे शौक पूरे करने के इंतजाम करो, फिर जुट जाता है वो काम में, चाहे हो वो दुखी इस जहान में, चाहे वो हो दुखी इस जहान में। ये एक पूरे परिवार को लेकर चलने वाले व्यक्ति का दर्द है, और हमें लगता है कि इस व्यक्ति को चाहे उसके परिवार के बेटे हों, पत्नी हो या उसके माँ बाप हों, कम से कम उसको कुछ सहयोग करना चाहिए, कुछ ना हो तो उसको प्यार भरे 2 बोल देना चाहिए, जिससे वो पुनः उत्साह से उन्हीं के लिए रात दिन काम करता रहता है। तो ये मेरा प्रयास था उस व्यक्ति के लिए जो पूरे परिवार के लिए अपना जान देता रहता है। यदि आप कहें तो दिल की किताब से भी थोड़ा सा जी, क्योंकि इसमें बहुत से मेरे, और ये मैंने दोनों किताबें हैं अपने पिता, जैसे यादों की जलती रेत में अपनी माँ को समर्पित किया था, मेरी माँ जब चली गई थी, और मैंने दिल की किताब को मैंने अपने पिता को समर्पित किया है, और इन्हीं लोगों का आशीर्वाद है कि मैं यहाँ पे हूं, नहीं तो मैं कुछ भी नहीं हूं इस समाज में बिना माँ बाप के आशीर्वाद के, बड़े भाई बड़ी बहन के आशीर्वाद के बिना मैं कहीं कुछ नहीं हूं। मैं एक रचना आपको दे रहा हूं इसमें से, जख्मी पंछी।
जख्मी पंछी हूं, किसको जख्म दिखाऊं मैं। जख्मी पंछी हूं, किसको जख्म दिखाऊं मैं। जिसने मजबूर किया जख्म खाने को, जिसने मजबूर किया जख्म खाने को, उनसे मरहम की उम्मीद क्यों लगाऊं मैं। जिसने मजबूर किया जख्म खाने को, उनसे मरहम की उम्मीद क्यों लगाऊं मैं। बस इतनी सी है चाहत, जिंदा जब तक रहूं, चोट खाऊं हंसता रहूं, चोट खाऊं हंसता रहूं, चोट खाऊं हंसता रहूं। ये आपने इतनी छोटी रचना में बहुत बड़ी बात कर दी कि चोट खाऊं हंसता रहूं, चोट खाऊं हंसता रहूं। तो खासकर कहा जाता है कि ये पुरुषों का समाज है, पुरुषों पे आक्षेप भी बहुत हैं, और दुर्भाग्य अब ये कही है कि पुरुषों के हित के लिए कोई कानून भी नहीं है, ना कोई आयोग है। सही बात है। ठीक है, सबकी अपनी मजबूरियां हैं, लेकिन अब तो पुरुषों की स्थिति इतनी दयनीय होती जा रही है कि चाहे कितनों कर दीजिए। और जो आपने कहा बेटे की, चलिए बेटे के, अब तो पिता अपनी बेटियों से भी डरने लगे हैं कि अगर इधर तो कुछ अब बोल दीजिए, कहीं बेटियों पे कुछ अनर्गल आरोप न लगा दो। लग रहा है, हाँ लग रहा है। तो अब पिता की स्थिति जो है दिन पर दिन दयनीय होती जा रही। कहने के लिए पुरुष है और मुस्कुराना उसकी मजबूरी है, और किस्मत की ये बात कहिए या बदकिस्मती भी कह सकते हैं कि महिलाओं को एक ब्रह्मास्त्र मिला है, वो है आंसू। वो चाहे दुख के आंसू हो रो लेती हैं, या ये कहिए कि अपनी कमी को छुपाने के रो करके ऐसा जो है, आप उसको नौटंकी भी कह सकते हैं, लेकिन लोग आंसू पिघल जाते हैं। लेकिन पुरुष सब दर्द सहते भी रो नहीं सकता है। मुझे भी वो दिन याद है जो मेरी माँ गुजरी थी 1 नवंबर सन 2015 को। लेकिन मेरा दुर्भाग्य ये था कि मैं रो नहीं सकता था, इसलिए कि मुझे उनकी अंतिम क्रिया की सारी व्यवस्था भी करनी थी। तो ये भी उस दिन बड़ा तकलीफ हुआ, और जीवन में कुछ ऐसे भी दर्द आए जिसका मैं खुद भी यहाँ पे जिक्र नहीं कर सकता। जी जी, करना भी नहीं चाहिए। तो अब उस समय भी मैं मुस्कुरा रहा था, और लग रहा था कि कोई अपना मिल जाए जिसके कंधे पे सर रख करके रो सकूं। वो भी उस दिन पुरुष होने पे बदनसीबी महसूस हुई कि स्त्री होता तो रो लेता, पुरुष हूं तो रो भी नहीं सकता। तो जो दर्द इस किस्मत की बात है कि यादें जलती रहते हैं। मुझे पुस्तक मिली और मैंने जब उसको पढ़ा, महसूस किया कि पुरुषों के दर्द पे कम से कम आपसे एक जो है मुलाकात हो, एक भेंटवार्ता हो जाए। तो आपसे मिलके बड़ा अच्छा लगा, और मेरी भी यही कामना है कि आप जो कृति लिख रहे हैं वो भी लिखते रहिए, समाज की और सरकार की जो सेवा करें वो भी करते रहिए। और कोशिश, जैसे आपने कहा कि रंगमंच से जुड़े हैं, अब आपको हो सकता है ये बुरा लगे या अच्छा लगे, मैं यही कहूंगा कि एक ऐसा नाटक भी किसी मंच पे, और ये आजकल नया कल्चर चला अपार्टमेंट और फ्लैट कल्चर, इसके दुष्प्रभाव क्या हैं, इस पे आप जरूर रंगमंच के माध्यम से कभी कोई नाटक भी प्रस्तुत कीजिए। और आप अपना कर्तव्य ही कर सकते हैं समाज को कोई जगाने का, और पत्रकार होने नाते हम अपना प्रयास कर सकते हैं। क्योंकि मैं भी जानता हूं कि इस तरह के साक्षात्कार को कृति के बारे में ज्यादा कोई देखता नहीं है। कैसे चीजों को लोग देखते हैं वो भी मैं जानता हूं, लेकिन उस तरह की चीजों को परोसने का मैं आदी नहीं हूं, क्योंकि साहित्य का मतलब समाज के हित की बात करना होता है। उस टाइप के कपड़े पहन के कोई नौटंकी वाली चीजें मैं नहीं दिखाता, जिनका लोग कहते हैं फॉलोअर बहुत ज्यादा मिलते हैं। हाँ, तो मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ लोग समाज में क्या कमियां हैं, शिक्षा में भी दोष है। गुरुकुल की परंपरा खत्म हो गई, मैकाले का भूत वाली जो परंपरा है पढ़ाई की, हम भी पढ़े, हमारे बच्चे भी पढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है कि इसमें बदलाव होना चाहिए। शिक्षा हो लेकिन बदलाव के साथ हो। उम्मीद करते हैं कि आपका प्रयास सफल होगा।
कहीं ना कहीं मेरा भी प्रयास जो दर्शकों को इन सब चीजों से रूबरू कराने का मकसद होता है वो भी सफल होगा। अब एक लोग देखते हैं कि 100 लोग देखते हैं कि कोई नहीं देखता है, वो मेरा कर्तव्य से ऊपर की चीज है। मेरा जो प्रयास मैं पूरा कर रहा हूं। दर्शकों से अपील यही करूंगा कि अगर आप लोगों को ये चीज समझ में आती है, अच्छी लगती है, तो जरूर इन चीजों पे अपनी राय भी व्यक्त करें, किसी अन्य को इन चीजों को शेयर करें। वरना सिर्फ ये दोष देना कि पत्रकारों को तो आरोप लगता है, लेकिन समाज को भी देखना चाहिए कि आप क्या देख रहे हैं और क्या पत्रकार की मजबूरी पड़ती है। अगर आप उस अच्छी चीजों को नहीं देखेंगे तो उसमें पत्रकार का दोष नहीं होता है, क्योंकि लोग कहते हैं कि पत्रकार मीडिया कई लोगों पर बिका है। तो मैं बस छोटा सा उदाहरण भी दे दूं कि बिकने को तो समाज में आज भी जहर बिक रहा है। क्या बात। और अगर आप कहें कि अरे जहर मिलना मुश्किल है, तो कुआं से पानी खींचने के लिए रस्सी मिलती है, जिससे आप प्यास बुझाते हैं, खाना खाते हैं, सब कुछ करते हैं, बिना उसके जी नहीं सकते। और उसी रस्सी से चाहे तो आप फांसी लगा आप हत्या कर लें। उस रस्सी का आप कैसे उपयोग करते हैं ये आपके ऊपर है। तो आप सिर्फ पत्रकारों पे आरोप लगा दें कि पत्रकार ये मीडिया है वो मीडिया है, तो आप उस चीजों को खोजें तब आपको वो दिख रहा है। नहीं, मीडिया का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ एक अखबार आता है या टीवी पे आता है, पत्रिकाएं छपती हैं और उसमें आपको खोजना है कि हमारे हित की क्या चीजें हैं। जैसे पढ़ने वाला छात्र जब होता है तो जैसे क्लास बढ़ता है तो एक धीरे धीरे सब्जेक्ट की चॉइस होती है कि आपका किसमें इंटरेस्ट है, आपको क्या लगता है कि इसका फ्यूचर क्या है, आपके इंटरेस्ट हिसाब से तो आप एक एक करके कुछ चीजों को छोड़ते हैं कि ये होता है कि भाई बीए में आपका सब्जेक्ट ये हुआ। इन लोगों के समय तो हाई स्कूल से चेंज होता था, अब इंटर से हो रहा है। आगे जाके बीटेक वगैरह में भी कई जिसको आप लोग सब्जेक्ट कहते हो या ट्रेड कहते हो, मेडिकल में भी है। तो आप समाज की भी जिम्मेदारी है, अगर आप अच्छी चीजों खोजेंगे तो निश्चित अच्छी चीजें मिलेंगी। सही नहीं, अगर आप गलत चीजों को खोजेंगे या शॉर्टकट मारेंगे तो आपको मिलेंगी भी वही चीजें। सही बात। अगर आप शराब की दुकान खोजेंगे तभी आपको शराब की दुकानें मिलेंगी, वरना पता लगा गाड़ी से जा रहे, पैदल जा रहे, शराब की दुकान पीछे चली गई, आपको पता ही नहीं चलेगा कि शराब की दुकान पीछे कहीं थी। जब आप खोजें तभी आपको मिलेंगी। तो हम लोग जो अपना प्रयास करते हैं करते रहेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपकी रचना को लोग पढ़ेंगे। और मैं बता दूं कि यादों की जलती रेत पे संवेदना या दिल की किताब, ये आप पढ़िए, सिर्फ मोबाइल या टीवी पे मत बिजी रहिए। कुछ किताबों से नाता जरूर जोड़िए, चाहे धार्मिक हो, आध्यात्मिक हो या मनोरंजन की पुस्तकें हो, चाहे कहानियों की हो, चाहे कविताओं की हो। आप दिन भर अगर मोबाइल टीवी के से ही जुड़े, कंप्यूटर से, तो कहीं ना कहीं आपका ज्ञान भी वहीं तक सीमित रहेगा और आपके स्वास्थ्य पे भी असर पड़ेगा, परिवार पे भी असर पड़ेगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये मेरा बेताब जी से मुलाकात पसंद आएगा। और विशाल जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा अपने दिल की बात कि आप यदि गूगल पे सर्च करेंगे तो जो कंटेंट किसी ने भी डाला हो उसकी ऑथेंटिसिटी आप चेक नहीं कर सकते, परंतु यदि आप पुस्तक पढ़ते हैं तो वो सही होगी। इसको आप चैलेंज, यदि वो सही नहीं है तो उसको आप चैलेंज कर सकते हैं, जबकि आप गूगल पे को चैलेंज नहीं कर सकते। इसलिए मैं भी जो विशाल जी ने बात कहा है कि जरूर आप पुस्तकों का अध्ययन जरूर करें, चाहे आपको जो भी विषय पसंद हो उस विषय की ही पुस्तक को पढ़ें, परंतु पुस्तक पढ़ें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे चैनल को समय दिया। आपका भी बहुत बहुत आभार। और उम्मीद करते हैं, कोशिश तो हमारा जो है प्रयास की कुछ न कुछ अच्छी चीजों को हम सामने लाते रहेंगे। और उम्मीद करते हैं कि पुनः आपसे यही उम्मीद के साथ आप समाज के लिए जब तक आप में क्षमता है, शरीर में क्षमता है, आप प्रयास करते रहेंगे। आपको बहुत बहुत शुभकामना देते हैं कि आपके पत्नी का स्वास्थ्य जो भी खराब है
वो स्वस्थ हो और आप फिर अपने परिवार में सभी के साथ एक साथ दिन और रात बिता सकें। आपको नमस्कार। नमस्कार।